हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है, आप लोग देख रहे हैं कि सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा। आप लोगों के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा सवाल वेक्टर से पूछा जाता है, तो आप लोग एकदम बढ़िया से मिजाज को खुश रखिएगा, क्योंकि सवाल बाबू बहुत ज़्यादा बनता है। अब बहुत ज़्यादा बनता है ना, तो सवाल इतना ज़्यादा आसान बनता है कि आप लोग थोड़ा मोड़ा भी नॉलेज वेक्टर का रखिएगा ना, तो क्वेश्चन को नहस तहस कर दीजिएगा। एकदम सही बोल रहे हैं बाबू। एक नंबरिया ऐसे पूछता है ना, जैसे आप लोग मानिए ना कि घर से आप लोगों को आंसर शीट दिया गया है कि इसका ये 1 होगा, इसका 0 होगा, इसका 2 होगा, वैसे पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोगों के लिए वेक्टर चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बढ़िया से कॉपी कलम निकाल के आप लोग बस नोट करते रहिएगा। हम यहाँ से कंसेप्ट आपको डिलीवर करते रहेंगे, उसमें 2-4 को क्वेश्चन भी देते रहेंगे। आपको क्या करना है कि खुद से एनसीईआरटी बुक बनाना है। मान लीजिए कि एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम आता है, तो सोल्यूशन स्टार्ट है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम हमको मिल रहा है वैसे वैसे हम बुक का सोल्यूशन डाल रहे हैं। तो आप लोग को कंसेप्ट हम करा दे रहे हैं, तो आप लोग खुद से क्वेश्चन को बनाइएगा, इससे खुद कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हमारा देखिए काम बस यही है, इस चैनल का डिमांड बस वही है कि बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वह डेवलप किया जाए, बस, और कोई हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आप लोग जानबे करते हैं कि एगो आप लोगों के लिए सुंदर सा शायरी हम आप लोगों को देते हैं, इससे आप लोग को पढ़ने में मन लगेगा। तो ज़रा सुनिएगा, क्या है बाबू कि सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो। ये सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार तू और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। तो आप लोग अभी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि तू फेल होगा, तू कुछ नहीं कर सकता है। तो आप लोग इस चैनल पर जो पढ़ाया जा रहा है उसको सच्चे मन से पढ़िए, आप फिर देखिए कि आपका रिजल्ट आपका जवाब देगा उन लोगों को। तो सदिश बीजगणित में देखिए बाबू, सबसे पहले आता है कि सदिश किसे कहते हैं, ठीक है ना। सदिश किसे कहते हैं, सदिश आया कहाँ से। सबसे पहला बात यही, सदिश आया कहाँ से, किसका टाइप है। देखिए हमारे पास, देखिए सदिश जो है ना, यह भौतिक राशि है, मतलब फिजिक्स का पार्ट है, थोड़ा सा समझ गए ना। जो सदिश है वो किसका पार्ट है, फिजिक्स का। तो भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं फिजिक्स में। जो फिजिक्स में आप लोग जितने भी राशियाँ पढ़े हैं, समझ गए ना, फिजिक्स में आप लोग जितने भी राशियाँ पढ़े हैं, बल, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, चाल, दूरी, समय, तरंगदैर्घ्य, आवर्तकाल, जितना पढ़े हैं भौतिक। देखिए कुछ लोगों को यही नहीं मालूम होता है ना कि भौतिक राशियाँ, हम यहाँ से बोल के निकल जाते ना भौतिक राशियाँ, तो आधा लोग यहीं पे सोचता कि सर भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, हमको नहीं मालूम है। अरे बाबू, भौतिक राशियाँ क्या, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, त्वरण, वेग, चाल, समय, आवर्तकाल, दूरी, ये सब जितना है क्या है, भौतिक राशियाँ। तब फिजिक्स में आपका जितना भी राशि है, मतलब भौतिक राशियाँ जितना है, वह आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। लेकिन देखिए ऐसे आप लोग पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा ना, तो 3 प्रकार का होता है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार में एगो सदिश राशि होता है, एगो अदिश राशि होता है। पूरा क्लियर ना यहाँ से बाबू लोग, पूरा यहाँ से हम ख़त्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से बाबू लोग लिखिएगा कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। यह देखिए मेन है 2 प्रकार का होता है, ऐसे 3 गो होता है, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, 3 गो होता है, लेकिन हमको पढ़ना है 2 गो, जिससे आपका एग्जाम में काम हो जाए। कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों को बढ़िया से एक्सप्लेन करके पूरा 3-4 घंटा आराम से आप लोगों को पढ़ा देंगे। लेकिन अभी जो हम लोग काम है, जो ज़रूरत है, वह चीज़ हम लोग देखते हैं। तो भौतिक राशि 2 प्रकार की होती हैं बाबू। एक पहला हमारा हो गया सदिश राशि, सदिश राशि, चाहे सदिश राशियाँ, राशियाँ लिखेंगे क्योंकि एक नहीं है, बहुत सारा इसमें आता है। सदिश राशियाँ,
सदिश राशि का परिभाषा आप लोग याद किए हैं कि ऐसी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सरासर गलती है। क्या है? सरासर गलती है। आप लोग जो सदिश राशि का परिभाषा याद किए हैं कि ऐसी राशियाँ जिसमें दिशा भी हो परिमाण हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। सरासर गलती है बाबू, गलती है। तो आप लोग कहेगा सर हमको मैट्रिक में गलती पढ़ाया गया है, फिजिक्स में गलती पढ़ाया गया है, आप गलती बोल रहे हैं। कुछ हद तक सही है, 100% सही नहीं है, कुछ सही है। देखिए क्या सदिश राशि का परिभाषा लिखिएगा कि ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है तथा यह त्रिभुज के योग नियम, त्रिभुज के योग नियम का पालन करता है, उसे क्या कहते हैं बाबू लोग? उसे कहते हैं सदिश राशि, चाहे सदिश राशियाँ कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं। हो गया ना? मतलब देखिए सदिश राशि का परिभाषा आप लोगों को देखिए हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने के पीछे हमारा मकसद रहता है ना कि जो चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको बढ़िया से पढ़ाएंगे, वरना हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हमारा सिंपल सा कंसेप्ट है पढ़ाने के पीछे बाबू। यदि मान लीजिए कि हम आपको पढ़ाते हैं कोई भी टॉपिक, तो हमारे अंदर से इच्छा रहता है ना कि ऐसा पढ़ाया जाए कि आप लोगों से क्वेश्चन पूरी तरह से बन जाए। एक दो भले फंसे वो तो अलग बात है, लेकिन अधिकतर 95% चाहे 90% क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखिए सदिश राशि का लिखवाया है कि ऐसी राशियाँ जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, तथा यही बाबू मेन पॉइंट है। इतना तक आप लोगों को सारा पढ़ाएगा, सब कुछ पढ़ाता है, सब कोई पढ़ाता है, लेकिन ये वाला बात ये नहीं पढ़ाता है। इसी की वजह से एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना, आप लोग गलती मार देते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जानते हैं ना क्या पूछता है? जो एक दो अपवाद में रहता है ना वही पूछता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, जो एक दो को अपवाद है, उसी को वेक्टर डिफाइन करने के लिए, सदिश राशि होगा कि नहीं होगा डिफाइन करने के लिए ये वाला रूल लगाया जाता है। एग्जामों में उहे एक दो को पूछेगा जो अपवाद है, जो ये दोनों रूल को क्या कर देगा? फेल कर देगा। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं हम? तो यही लाइन आपको क्या करेगा? एग्जाम में गलती करने से बचाएगा। यह त्रिभुज के योग नियम का पालन करता है, उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। मतलब देखिए सदिश राशि आप उसको ही कहेंगे जेकरा में दिशा होगा, जेकरा में परिमाण होगा, जवन त्रिभुज के योग नियम का क्या करेगा? पालन करेगा। क्लियर हो गया माय डियर फ्रेंड कि सदिश राशि उसे कहते हैं जौना में दिशा होगा, जौना में परिमाण होगा, और जौन त्रिभुज के योग नियम का पालन करेगा वह होगा हमारा सदिश राशि। एग्जाम्पल के लिए आप लोग यहाँ लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख सकते हैं बाबू वेग, त्वरण, विस्थापन, ठीक है ना, आवेग, संवेग, ढेर सारी बाबू कितना लिखेंगे भर जाएगा बोर्ड। आप लोग यहाँ लिख लीजिए इत्यादि, ठीक है ना, आप लोग यहाँ लिख लीजिए इत्यादि। ये हो गया सदिश राशि। अब उसके बाद अदिश राशि लिखवा देते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद बढ़िया से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि इसका संकेत क्या होता है, निरूपण क्या होता है, परिमाण, आल जाल जितना होता है सब पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी नोट कीजिए, यहाँ से अदिश राशि देखेंगे, शायद अदिश राशि यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। आप लोग पहले इसको नोट करते रहिए। 2 नंबर में यहाँ देखिए लिख रहे हैं अदिश राशि, अदिश राशियाँ मतलब
स्केलर क्वांटिटी। आप लोग देखिए, इसको इंग्लिश लिखने का मन होगा ना तो लिख लीजिएगा वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। इसको स्केलर क्वांटिटी, इसका इंग्लिश लिख दे रहे हैं हम स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी हो गया ना। इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, देखिए क्वांटिटी तो सेम आएगा इसमें राशिया का, स्केलर जवाब क्या लिख लीजिएगा वेक्टर। यहाँ इंग्लिश लिख दे रहा हूँ, क्या होगा वेक्टर। आप लोग लिख लीजिएगा वेक्टर क्वांटिटी। इसका तो इंग्लिश लिखिए दिए स्केलर क्वांटिटी। इसका आप लोग परिभाषा कैसे लिखेगा, ऐसी राशियाँ इसमें ओनली परिमाण होता है, बस ओनली मैग्नीट्यूड। और बहुत सारे लोग के माइंड में यहाँ से बात चल रहा होगा ना कि सर दिशा तो समझ में आता है कि दिशा पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यही दिशा होता है, परिमाण सर समझ में नहीं आता है ना। हम मैट्रिकों में पढ़े हैं, 11वीं में 12वीं में फिजिक्स में पढ़ाया गया परिमाण, परिमाण नहीं समझते हैं क्या होता है। टेंशन ना लीजिए, परिमाण का मतलब होता है उसकी लेंथ, उसकी लंबाई कितना होता है, समझ गए ना। जैसे आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं, यह कलम है ना बाबू, तो यह कलम का दिशा भी कहाँ है, इस साइड मान लीजिए पश्चिम है। जो अभी हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो यहाँ से इधर पूरब है, इधर क्या है, इधर पश्चिम है। तो हम अभी कलम यहाँ ऐसे खड़ा किए हैं, मतलब ऐसे रखे हैं, तो कलम का दिशा कहाँ है, पश्चिम की ओर। तो कलम की दिशा कौन दिखा रहा है, नोक। कलम का दिशा कौन दिखा रहा है, नोक आगे वाला। तो ये नोक का दिखा रहा है कि कहाँ है, पश्चिम की ओर। लेकिन जो इस कलम का ये वाला इतना जो ये वाला लंबाई है, कलम का जो ये लंबाई है, जो लेंथ है, इसको कहते हैं परिमाण। मान लीजिए कि कलम का लंबाई है 5 मीटर चाहे 10 मीटर, उतना नहीं है, बहुत कम है। तो मान लेते कलम का लंबाई है 5 मीटर चाहे 10 मीटर, तो इसका परिमाण कितना होगा, 5 मीटर या 10 मीटर जो भी है। तो कलम का लंबाई उसका होता है परिमाण। तो आप लोग लिख लीजिएगा परिमाण बराबर उसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई। चलिए पूरा क्लियर हो गया। अदिश राशि में आप लोग इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि ऐसी राशियाँ जिसमें केवल परिमाण हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशियाँ इसलिए लिख रहे हैं ना कि राशि मतलब होता है एगो, राशियाँ मतलब होता है बहुत सारी। तो अदिश राशियाँ एगो नहीं होता है, बहुत सारी होता है। तो अदिश राशियाँ कहते हैं, अदिश राशियाँ कहते हैं। एकरा में कौन नहीं होता है, एकरा में फिक्स होता है। तो आप लोग यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पे बाबू लोग 2-4 को छाप लीजिएगा। यहाँ से लिख लीजिएगा दूरी, चाल, समय इत्यादि, ठीक है ना। ये सब क्या होता है आपका अदिश राशि। तो पूरा सदिश राशि अदिश राशि क्लियर हो गया। अब यहाँ से अगला पॉइंट आता है कि सदिश राशि का संकेत क्या होता है, निरूप मतलब कि संकेत में कैसे लिखेंगे, उसका चिन्ह क्या होता है, उसका परिमाण कैसे निकलेगा, ये सब आ जाल होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, चाहे सदिश राशि में और कोनो अलग अलग प्रकार होता है। जैसे आप लोग नाउन पढ़े हैं, नाउन में आप लोग पढ़े हैं कि नाउन के 5 को भेद होता है, तो वैसे ही सदिशों में भेद होता है। क्या होता है, भेद होता है। तो उस भेद को कैसे डिफाइन करेंगे सब समझेंगे। आप लोग प्लीज़ जल्दी इसको नोट कीजिए, जल्दी जितना जल्दी हो सके वीडियो रोक लीजिए, यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया है पूरा सदिश राशि अदिश राशि आप लोग लिख लिए हैं। अब यहाँ से आते हैं सदिश का संकेत, ठीक है ना। इस सदिश का संकेत क्या होता है, कैसे इसको लिखते हैं, तो जल्दी से आप लोग यहाँ हेडिंग डालिए सदिश का संकेत। सदिश का निरूपण लिख लीजिएगा, ठीक है ना। सदिश का निरूपण
मतलब निरूपण कहने का मतलब है ना सदिश को कैसे लिखा जाता है। देखिए आप लोगों को पहले समझा दे रहे हैं। यदि मान लीजिए कोई भी सदिश है, ठीक है ना, कोई भी क्या है सदिश है, तो उस सदिश को आप जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो ABCD अक्षर है उसको स्मॉल अक्षर के द्वारा लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि लिखो किसी भी संकेत का निरूपण, आप लोग को पूरा लिखवा दे रहे हैं, किसी भी सदिश का निरूपण, किसी भी सदिश का निरूपण, किसी भी सदिश का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, के छोटे अक्षर के ऊपर तीर लगाकर, तीर लगाकर सूचित करते हैं। तीर लगाकर क्या करते हैं बाबू लोग, सूचित करते हैं। या उस अक्षर को, या उस छोटे अक्षर को, छोटे अक्षर को मोटा करके, को मोटा करके लिखते हैं। मोटा करके क्या करते हैं बाबू लोग, लिखते हैं। देखिए कहने का मतलब है बाबू लोग कि मान लीजिए कि कोई वेक्टर है, या तो उसको देखिए इसका निरूपण कैसे होता है कि सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण आप कैसे लिखेंगे, या तो आप लोग इसको लिखेंगे ऐसे, वेक्टर ए, मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी ले लीजिएगा, ठीक है ना, अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर ABCDEF XYZ जो भी लेना होगा ना आप लोग ले लीजिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में छोटा अक्षर। इसके ऊपर यदि तीर लग जाएगा तभी आपका कहलाएगा सदिश, ठीक है ना। यदि मान लीजिए ओनली ए रहता है, तीर नहीं लगता है, तो ओनली ए डिनोट करता है परिमाण। क्या करता है, ओनली डिनोट करता है परिमाण को। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर है और इसके ऊपर तीर लग गया है तो वह हो जाएगा हमारा सदिश। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इस जो अक्षर लिखा है ना इसको मोटा कर दीजिए, मतलब ऐसे ए लिखे है ना, इसको जरा सा इसको मोटा कर दीजिए। इसको आप लोग मोटा कर दीजिए ऐसे। तो कहेगा सर एग्जामवा में कैसे पता चलेगा कि मोटा है कि पातर है। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन लिखा रहता है ना, सब क्वेश्चन वह एक की मतलब एकदम इंक फ्रेश रहता है। लिंक मतलब जो इंक से लिखा रहता है वह इंक एकदम नॉर्मल रहता है। जो एग्जाम में पेपर छपता है ना वह नॉर्मल रहता है। यदि कोनो गाढ़ा हो जाएगा, मान लीजिए कोनो ए लिखा है ऐसे और कोनो ए गाढ़ा कर दिया, मतलब ज़्यादा मोटा कर दिया, तो समझिएगा क्या है वो सदिश है। मतलब कहने का मतलब कि ज़्यादा वगैरह पे चुआ दी इंक, ज़्यादा उसको मोटा कर देगा, ज़्यादा वगैरह टहकार कर दी, तो समझिएगा क्या है वो सदिश राशि। ये हो गया। सदिश का निरूपण कुछ इस तरह का बाबू होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे पढ़ते हैं हम लोग दिष्ट रेखाखंड देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या देख लेते हैं, दिष्ट रेखाखंड यहीं पे हो जाएगा बाबू लोग। तो आप लोग बस यहाँ से बस नोट करते रहिएगा, समझ गए ना। चलिए दिष्ट रेखाखंड, दिष्ट रेखाखंड दिष्ट रेखाखंड जानते हैं क्या होता है। यदि मान लीजिए कि कोनो भी एगो रेखा है, ठीक है ना, तो कोनो भी रेखा एगो मान लीजिए रेखाखंड होता है। क्या होता है, रेखाखंड होता है। तो उस रेखाखंड में कुछ कंसेप्ट होता है, क्या होता है, कुछ पॉइंट होता है। देखिए क्या कि रेखाखंड कहने का मतलब है ना कि यहाँ कंसेप्ट आपको समझाते हैं। क्या होता है, कंसेप्ट आप लोगों को समझाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट ही ज़्यादा मायने आप लोगों को रखेगा। देखिए दिष्ट रेखाखंड कहने का मतलब है ना कि ई आपका एगो रेखाखंड हो गया। क्या हो गया, ई हमारा एगो रेखाखंड हो गया। ई रेखाखंड में ई वाला हमारा पॉइंट ए है और ई वाला पॉइंट का है बी है। आप लोग बोलिएगा ई हमारा एगो रेखाखंड है,
इस रेखाखंड में ई वाला मतलब ए है, ई वाला बी है, ठीक है, बी है। तो आप लोग बताइएगा कि इस मतलब रेखाखंड को हम लोग सदिश में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग बताइएगा। सबसे पहले लिखने का तरीका यह होता है ना कि आप लोग उस रेखाखंड की दिशा देखिए, क्या करिए, उस रेखाखंड की दिशा देखिए कि वह रेखाखंड की दिशा कहाँ से कहाँ तक है। तब बताइए इस रेखाखंड की दिशा कहाँ है, ए से बी की ओर। आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा यह तीर है, जो हमारा यह तीर है कहाँ जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है। बहुत लोग बोलेंगे अरे मान लीजिए आप लोग महाभारत देखे हैं ना, महाभारत और रामायण देखे हैं कि नहीं देखे हैं, आप लोग बताइए। महाभारत और रामायण में देखते हैं इधर से तीर मारता है खींच के, तो जो नोखी वाला होता है, नोखी वाला ई जो नोखी वाला होता है कहाँ जाता है, एकदम जिस दिशा में जाना होता है उस दिशा में नोखी वाले को रखते हैं। आप पीछे वाले को जो रखता है बाण में जो होता है, क्या होता है, बाण में जो रहता है वो रबर का जो रहता है उसमें फंसा के मारता है। तो जो नोखी वाला होता है वह कहाँ होता है, जिस दिशा में उसको भेजना होता है। तो नोखी वाला हमारा कहाँ है, इस साइड है। यानी यह जो हमारा रेखाखंड है चाहे तीर है कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। तो इसका दिशा कैसे मतलब इसको निरूपण कैसे करेंगे, कहाँ जा रहा है, ए से बी कि बी से ए, आप लोग बताइए। यह जो रेखाखंड है कहाँ से कहाँ जा रहा है, ए से बी कि बी से ए। कहेंगे सर हम इतना बौराह नहीं है, हम रामायणों देखे हैं, महाभारतों देखे हैं, कृष्णलीला देखे हैं। यह जा रहा है इधर, कहाँ जा रहा है, इधर। इसका मतलब ए से बी जा रहा है। तो आपको लिखना है ए से बी, क्या लिखना है, ए से बी। इसके ऊपर क्या लगा देना है, तीर, क्या लगा देना है, तीर। तो यह हमारा हो गया। यदि आप इसको कोई नाम दे देते हैं स्पेशल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए। मतलब आपको ए भी नहीं लिखना है तो आप इसको वेक्टर ए लिख सकते हैं। इसमें समझिएगा, इसमें और कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है ना, इसमें और कॉन्सेप्ट है। जो आपका ए होता है यह कहलाता है मतलब कि प्रारंभिक बिंदु, ई कहलाता है अंतिम बिंदु। मतलब इस तीर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है कौन है, ए है, और अंतिम पॉइंट कौन है, बी है। तो ए को बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और बी को क्या बोलते हैं, अंतिम बिंदु। क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रेखाखंड की दिशा, मतलब दिष्ट रेखाखंड। पूरा क्लियर हो गया। एक और देख लीजिए, मान लीजिए कि हम इधर से इधर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, इधर से इधर। इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम मान लीजिए कि दे देते हैं सॉरी इसका नाम एम दे देते हैं, और इसका नाम क्या देते हैं, एन दे देते हैं। क्या देते हैं, एन, एन बड़की देते हैं। हो गया ना, एम एन हो गया। तो बताइए आप लोग इसको कैसे लिखेंगे, कैसे, एम से एन लिखेंगे कि एन से एम लिखेंगे। तो कहेगा सर हम जान गए हैं कि कहाने से कहाने जा रहा है, यह एम से एन नहीं जा रहा है, यह एन से एम आ रहा है, इधर आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ एन यहाँ एम, क्या हो रहा है, एन से एम आ रहा है। तो तीर ऐसे लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे। अब कौन कौन कहेगा ना कि सर तीरवा जो आप ऐसे लगा रहे हैं, ऐसे आप इसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं। नहीं, आप वैसे नहीं लगा सकते हैं। आपको कुछ लिखने का तरीका होता है, कुछ फॉर्मेट होता है। देखिए एन से एम, देखिए आपको यहीं देखिए पहचानना है, एन से एम तीर लगा है ना, तीर कहाँ जा रहा है, ऐसे, कहाँ जा रहा है, ऐसे। तो एन से एम, तो एन से एम आ रहा है ना, एन से एम। अभी उल्टा हम फिगर बनाए हैं कि आप लोग क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी जो हम नाम लिखे हैं, क्या लिखे, एन से एम। तो जो आपका फिगर है, फिगर में देखिए क्या एन से एम है, बिल्कुल हमारा एन से एम ही आ रहा है। तो यह होता है कुछ दिष्ट रेखाखंड की लंबाई जो हम लोग की समझते हैं, ज्ञात करते हैं। अभी और समझेंगे, आप लोग टेंशन ना लीजिए, अभी और समझेंगे इसको पूरा, अभी और अंदर से एक्सप्लेन करेंगे। अभी यह ऊपर ऊपर चल रहा है, समझ गया ना, यह क्या है, यह अभी ऊपर ऊपर चल रहा है। तो आप लोग इसको जल्दी नोट कीजिए, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे वाला कंसेप्ट बाबू हम लोग देखेंगे। चलिए ये हो गया। इसके बाद अब आते हैं कुछ सदिश का मतलब कुछ टाइप होता है, ठीक है ना। टाइप कहने का मतलब है कि समान सदिश, समान सदिश, विपरीत सदिश, ये सब हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए समान सॉरी आगे बढ़ने से पहले लिख लीजिएगा, यहाँ एगो नोट में एगो बात लिख लीजिएगा कि
परिमाण मतलब लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग को मतलब मालूम नहीं होता है ना कि परिमाण का मतलब क्या होता है। परिमाण मतलब लिख लीजिएगा उसका लंबाई, ठीक है ना, उसका लंबाई कितना है, बस यही होता है। दिशा तो आप लोग जानबे करते हैं कि पूरा पश्चिम काने जा रहा है, वही उसका दिशा होता है। चलिए यहाँ से आते हैं, देखते हैं समान सदिश। समान सदिश, समान सदिश। तो अब बताइए, याद नहीं करना है, हम आप लोगों को बोलेंगे, आप लोग कहते हैं कि ये दोनों पेड़ समान है। आप लोग अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि आपके घर के पास दो पेड़ होता है, तो दोनों पेड़ क्या कहते हैं कि दोनों पेड़ समान है। तो दोनों पेड़ समान होने का मतलब क्या आप लोग कहते हैं कि दोनों पेड़ का जितना ऊंचाई होगा वो सेम होगा। दोनों पेड़ जितना मोटा होगा, मतलब एक पेड़ जितना मोटा होगा वो उतने मोटा होगा। ये पेड़ जाने जा रहा होगा जौन दिशा में, इहो वो दिशा में जा रहा होगा नहीं। आप लोग अपने लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, बशर्ते जब चैप्टर में आता है ना तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। समान सदिश कहने का मतलब है ना कि ऐसा सदिश जौना के ऐसा दूगो सदिश, ठीक है ना, चाहे दूगो से ज़्यादा ले सकते हैं, ऐसा दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण समान होगा, जिनका दिशा समान होगा, तो वैसे सदिश को कहेंगे हम लोग समान सदिश। कहने का मतलब समझ गए? समान सदिश कहने का मतलब क्या है कि ऐसा दो सदिश जिसका परिमाण तो समान होबे करेगा लेकिन दिशा भी समान होगा, तो वैसे सदिश को कहेंगे हम लोग समान सदिश। तो आप लोग यहाँ इसको लिख लीजिए, समान सदिश का डिफिनेशन कि ऐसा दो सदिश जिसका परिमाण समान तथा दिशा भी समान है, दिशा भी समान हो, तो उन सभी सदिश को क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं। उन सभी सदिश को हम लोग क्या कहते हैं? समान सदिश कहते हैं, समान सदिश कहते हैं। हो गया ना? ऐसे कहने का मतलब है बाबू लोग, आप लोग को यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझा देते हैं। समान सदिश का मतलब याद रखिएगा, यहाँ नोट में लिखवा रहे हैं समान सदिश। समान सदिश में आप लोग याद रखिएगा कि दिशा भी समान होगा, दो चीज लिखवा रहे हैं समान सदिश में। यहाँ इसको नोट में लिख लीजिएगा, ठीक है ना। शॉर्टकट रिवीजन में क्या करेगा? काम करेगा। नोट में आप लोग लिख लीजिएगा समान सदिश में क्या होगा? दिशा भी समान होगा, दिशा समान, फिर ओकरा बाद परिमाण समान। समझ गए ना? समान सदिश में क्या होगा? दिशा भी समान होगा, परिमाण भी समान होगा। कहने का मतलब है, आप लोग यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर अब देखिए, यह हमारा है P, यह हमारा है Q, यह हमारा है बाबू लोग M, यह हमारा है, यह हमारा है N, ठीक है ना। यह PQ है, MN है। तो आप लोग बताइएगा क्या ये दोनों सदिश समान है? कहिएगा जी सर एकदम समान है। एकदम समान इसलिए है कि दोनों का परिमाण सेम है, मतलब दोनों का लंबाई, परिमाण मतलब लंबाई, ये दोनों का लंबाई सेम है। इन लोगों का दिशा भी काने है, इधर है। तो यह हमारा क्या कहा लगा? देखिए, तो हम यहाँ लिख देंगे कि PQ बराबर
एन, मतलब ऐसे पी क्यू बराबर एम एन। जब ऐसे कोनो सदिश लिखा होगा तो यानी इसका परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हैं कि इसका परिमाण इधर है, मतलब इतना है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और यहाँ भी जो इसका है कहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका पूरा लेंथ है, इसके पूरे लेंथ का क्या है बराबर है ई जो ना दिशा में जा रहा है, इहो का है उहे दिशा में जा रहा है। तो दोनों सदिश का हमारा क्या है, लंबाई सेम है, दिशा सेम है, तो हमारा कहलाएगा कि दोनों का है समान सदिश है, का है समान सदिश है। तो इसको आप लोग नाम भी दे सकते हैं, इसको आप लोग स्पेशल वेक्टर ए नाम दे सकते हैं, इसको स्पेशल वेक्टर बी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको इतना नाम लिखना नहीं आता है, मतलब पी क्यू का वेक्टर एम एन का वेक्टर लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप इसको नाम दे सकते हैं वेक्टर ए, इसको नाम दे सकते हैं वेक्टर बी। तो यहाँ लिखिएगा कि वेक्टर ए बराबर क्या है वेक्टर बी, समझ गए ना। वेक्टर ए बराबर क्या है वेक्टर बी। ऐसे जब लिखा जाता है, मान लीजिए कि आप लोगों को सही और रॉन्ग में भी पूछ सकता है कि यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। आप लोग सही मतलब राइट और मतलब कि ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि यदि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो जब याद रखेगा कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी होगा तो यहाँ से, ठीक है ना, दो गो निष्कर्ष निकलेगा, यहाँ से दो गो निष्कर्ष निकलेगा कि दिशा समान है, क्या है दिशा हमारा समान है, और ऊपर में हमारा क्या है परिमाण भी समान है, परिमाण भी क्या है बाबू लोग समान है। पूरा क्लियर। ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा। तो समान सदिश पूरा हमारा ख़त्म है, अभी पूरा एग्जाम्पल अभी कराएंगे अंतिम में, ठीक है ना। बस अभी आप लोग ओनली कॉन्सेप्ट नोट करते रहिए, बाकी एगो दूगो एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए कि आप लोगों को और एग्जाम्पल लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, देखिए यहाँ से एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से कोई वेक्टर इधर है, मतलब यह ए है और यह क्या है बी है, और यहाँ से ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, आगे पीछे भी हो सकता है। यह मत समझिएगा ना कि ये जौना जगह है ना उहे इस जगह पर होना चाहिए, नहीं, आगे पीछे भी हो सकता है। जैसे आप लोग देखिए कि हम यहाँ पे देखिए वेक्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और लास्ट कहाँ तक हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो हम जो दूसरा समान सदिश लेंगे हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ भी ले सकते हैं, बशर्ते उसका परिमाण नहीं बदलना चाहिए, उसका दिशा नहीं बदलना चाहिए। कहने का मतलब है कि यह हमारा ए बी है, तो ए बी का दिशा काने है इधर है ना। इसका नाम दे देते हैं हम सी डी, क्या दे देते हैं सी और डी। इसको शॉर्टकट में लिख देते हैं वेक्टर ए, इसको लिख देते हैं वेक्टर बी। हो गया ना। तो अब आप लोग बताइएगा कि जो ए बी है, ए बी का दिशा काने है इधर है, तो सी डी का दिशा भी काने है इधर है। मेरा उंगली देखिए चेंज नहीं हो रहा है, ए बी भी हमारा इधर और सी डी भी इधर, तो दिशा सेम है। अब परिमाण मतलब लंबाई सेम होना चाहिए। लंबाई सेम होने का मतलब है ना कि दोनों का लंबाई देखिए ई वाला और यहाँ से यहाँ जितना लंबाई होगा ई वाला आपका जितना डिस्टेंस होना चाहिए, मान लीजिए कि 2 मीटर है, क्या है 2 मीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी आपको कितना होना चाहिए 2 मीटर होना चाहिए। समझ में आ गया ना। ये 2 मीटर तो इहो 2 मीटर, तो थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो यानी हमारा यहाँ से क्या है कि वेक्टर ए बराबर क्या है बाबू लोग वेक्टर बी है। और यहाँ से दो गो निष्कर्ष निकलेगा कि दिशा क्या है, दिशा हमारा समान है, दिशा समान है। यहाँ से दूसरा निकाल लीजिएगा कि हमारा क्या है बाबू लोग परिमाण समान है। तो आप लोगों से बोलबे करते हैं कि सही और रॉन्ग में क्वेश्चन बन सकता है। बोल देगा कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी है तो क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। निष्कर्ष यह निकाल सकते हैं कि इसका दिशा समान होगा दोनों का, और दोनों का क्या होगा परिमाण समान होगा। समझ गए ना, परिमाण समान होगा। समान सदिश हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं विपरीत सदिश, ठीक है ना, विपरीत सदिश। चलिए ये हो गया।
अब आप लोग देखिए विपरीत सदिश आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि ई भी बहुत ज़्यादा सवाल है, इसी से है रिलेटेड। विपरीत सदिश, विपरीत सदिश यानी ओपोजिट वेक्टर, ओपोजिट। आप ही लोग बताइए उल्टा क्या है? उल्टा। नामे में क्या है? विपरीत सदिश। मतलब दो गो ऐसा सदिश जिसका परिमाण तो सेम होगा लेकिन दिशा में क्या होगा? उल्टा होगा। ठीक है ना? क्या है? उल्टा होगा। आप लोग नहीं बोलते हैं कि दोनों एक ही भाई है, दोनों क्या है? एक ही भाई है, एक ही जैसा है। आप लोग बोलते हैं घर में ना कि दोनों भाई है, दोनों एक ही जैसा है, दोनों आपन भाई है, लेकिन कोनो बढ़िया काम करता है, कोनो गलती काम करता है। मतलब दोनों का कद उद दोनों का एक ही फैमिली का है, मतलब उसका परिमाण क्या है? सेम है, लेकिन एगो जा रहा है इधर तो एगो जा रहा है इधर। मतलब क्या है कि लंबाई में, कद में, आँख में, मतलब कि हाथ गोड़ में क्या है? एकदम सेम नक्शा का है, सेम नक्शा का, लेकिन क्या है कि सोचावट में अंतर हो जा रहा है। कोनो इधर जा रहा है तो कोनो इधर जा रहा है। तो विपरीत सदिश वही होता है कि दो गो ऐसा सदिश जिसका परिमाण सेम होगा लेकिन दिशा उल्टा होगा, तो उसको कहते हैं हम लोग विपरीत सदिश। क्या कहते हैं? विपरीत सदिश। तो आप लोग यहाँ इसका परिभाषा लिख लीजिएगा कि ऐसे दो सदिश, मतलब दो से अधिक भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपली हम डिफाइन करते हैं दो पे। ऐसे दो सदिश, ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण, जिनके परिमाण, जिनके परिमाण समान हैं तथा परिमाण समान है तथा दिशा विपरीत है, चाहे दिशा उल्टा है, दिशा उल्टा है, उसे विपरीत सदिश कहते हैं। या ऋणात्मक सदिश भी कहते हैं इसी को। ठीक है ना? इसी को क्या कहते हैं? ऋणात्मक सदिश भी इसी को कहते हैं। आप लोग दिखाते हैं प्रूफ में क्या है कहते हैं, ऋणात्मक सदिश कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है बाबू लोग ना, एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को यहाँ दिखाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से एगो वेक्टर चालू होता है यहाँ आता है। ठीक है? इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है? मतलब प्रारंभिक बिंदु का ए और अंतिम बिंदु का बी। ठीक है ना? इसको हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए कि ए। क्या देते हैं? ए। उसके बाद हम नीचे बनाते हैं इसका नाम देते हैं एम, इसका नाम देते हैं एन, इसको नाम देते हैं वेक्टर बी। तो आप इन दोनों सदिश से क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? तो आप लोग कहेगा भैया कि दोनों सदिश से यह निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम लोग कि दोनों सदिश का, जो ई वाला दोनों सदिश है और जो ई वाला सदिश है, ये दोनों सदिश का लेंथ बराबर है। ठीक है ना? लेंथ बराबर है, दिशा उल्टा है। हम लोगों के नज़रों के सामने आँखिया का सोझा बस यही दिखाई दे रहा है कि इस ए बी का परिमाण एम एन, मतलब इस वेक्टर के बराबर है, दिशा उल्टा है। बस यही निष्कर्ष हम लोग निकाल रहे हैं। तो हम लोगों को बस यही तो चाहिए, दूसरा कोई नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए का परिमाण, रुकिए उजला से लिख रहे हैं, शायद वाला दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा होगा। यहाँ से क्या हो रहा है कि वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर ए का परिमाण क्या है? वेक्टर बी के परिमाण के क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो आप लोग देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको लिखना है ए बी। ठीक है ना? क्या लिखना है? ए बी। ठीक है ना? ए बी वेक्टर हो गया। ध्यान से लिखने का तरीका आप लोग बता रहे हैं।
इसको तो ए बी लिखेंगे ना, कहेगा जी सर इसको हमें ए बी लिखेंगे क्योंकि यह ए से बी जा रहा है, तो ए से बी के ऊपर हम चिन्ह दे दिए हैं। अब यहाँ से क्या करें हैं कि हम ए बी के बराबर हम यहाँ एम एन लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कि एम यहाँ एन ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यह तो बात सही है कि एम से एन जा रहा है, कहा जा रहा है एम से एन जा रहा है, तो आप एम से एन लिख दे रहे हैं, सही है। मतलब इसके लिए यह नाम सही है, ओनली समझिएगा कि इस सदिश के लिए यह नाम सही है, लेकिन यह नाम आप इसके बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह नाम इसके बराबर कर रहे हैं। तो बराबर करने से पहले आपको दो चीज़ देखना पड़ेगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, यानी दिशा और परिमाण देखना पड़ेगा। तो इसका दिशा तो क्या है? उल्टा है, लेकिन परिमाण में सेम है। परिमाण में क्या है? सेम है। मतलब हमको चाहिए दो गो, दिशा भी समान परिमाण भी समान, लेकिन इन दोनों में एक के मिल रहा है, परिमाण समान मिल रहा है, दिशा समान नहीं मिल रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस लगा के सूचित करेंगे। माइनस क्या करेंगे? माइनस, क्योंकि किसी भी सदिश में आप लोग माइनस लगा देते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब है कि आप इस सदिश को पलट सकते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि कौनो सदिश हेने जा रहा है ना, तो आपको ज़रूरत के अनुसार आप उसको एने भी कर सकते हैं, लेकिन उसका चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि आप लोगों को यहाँ समझाते हैं कॉन्सेप्ट के द्वारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट के द्वारा समझाते हैं। मान लीजिए कि ई एगो वेक्टर है, ठीक है ना? ई एगो वेक्टर है, हमारा क्या है? ए है। ठीक है, ये वेक्टर ए है। इस वेक्टर ए को, ठीक है ना, इस वेक्टर ए को कहाँ जा रहा है? इधर जा रहा है। इसको हमको इधर लिखना है। कहाँ लिखना है? इधर। मतलब हमको इसको घुमा के इधर लिखना है, तो वही लिखेंगे, वेक्टर ए लिखेंगे, लेकिन हम यहाँ माइनस लगा देंगे। यदि आप लोग को उसका डायरेक्शन एकदम पलटना है, मतलब वो हेने जा रहा है और उसको कर देना है कहाँ? हेने, तो बस उसमें क्या करिएगा? माइनस से गुना कर दीजिएगा। क्या करिएगा? माइनस से गुना कर दीजिएगा। तो देखिए ई वाला सदिश का ई वाला सदिश का क्या है? परिमाण सेम है, दिशा अलग अलग है। तो यदि दिशा बराबर हो जाएगा तो बराबर लिख सकते हैं। यदि दिशा इन दोनों का बराबर हो जाएगा तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो दिशा बराबर करने के लिए क्या करेंगे? ई वाला सदिश को या तो इधर कर देंगे, मतलब ई वाला सदिश हमारा इधर है तो इसको पलट के कहाँ कर देंगे? इधर कर देंगे, तो दिशा समान हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा दिशा। और ना तो क्या करेंगे कि ई हमारा इधर जा रहा है, इसी को पलट के इधर कर देंगे। हमारे पास दो ही उपाय है, या तो आप इसको पलट के उधर कर दीजिए, और ना तो इस तीर को पलट के उधर कर दीजिए। अरे नहीं समझ रहे हैं? अरे दो गो तीर है, एगो तीर मान लीजिए कि एगो ई है और एगो तीर है नहीं, हमारा दो गो हाथ तीर है, समझिए। ये एगो हाथ हमारा तीर इधर जा रहा है और एगो हमारा इधर जा रहा है। दोनों तीर का डायरेक्शन क्या है? उल्टा है। दोनों को क्या करना है? सेम करना है। या तो आप इस हाथ को इधर ला दीजिए, इधर ला दीजिए, और ना तो आप लोग इस हाथ को इधर ला दीजिए। बात तो वही है ना। तो हम वही तो कर रहे हैं कि या तो आप इसको पलट के इधर कर दीजिए, या तो एकरा घुमा के इन्हें कर दीजिए। तो हम एकरा के घुमा के उन्हें कर दे रहे हैं। तो एकरा के घुमा के इन्हें करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे आ जाएगा, यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, लेकिन यह बी है तो क्या हो जाएगा? माइनस बी हो जाएगा। बस तो वही तो लिखे हैं। देखिए यहाँ इसका मान क्या है? वेक्टर ए हो गया ना, यह माइनस बी के बराबर हो गया। अब ई वाला वेक्टर अब ई वाला वेक्टर दोनों बराबर है। बराबर क्या है कि इसका दिशा और इसका दिशा सेम हो गया, और परिमाण तो पहले से सेम ही था। पूरा क्लियर हो गया। अभी यहाँ एगो दूगो और एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं। मान लीजिए कि हमारा है यहाँ से, यह हमारा एम है, यह हमारा एन है, ठीक है ना? तो इसको कैसे लिखेंगे? एम एन वेक्टर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एम एन वेक्टर हमको लिखेंगे। लेकिन इसका डायरेक्शन हमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन हमको पलटना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे? माइनस लगा के हम लोग लिखेंगे। इसका डायरेक्शन हम उल्टा ऐसे करेंगे ना। तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस का एम एन।
ठीक है ना, ऐसे हम लोग लिख देंगे, बस हो गया। माइनस का एम एन, मतलब डायरेक्शन इधर है, इधर प्लॉट दिया तो क्या हो गया, माइनस का एम एन हो गया। पूरा ये वाला खत्म है, समान सदिश हो गया, विपरीत सदिश हो गया। उसके बाद देख लेते हैं शून्य सदिश का, शून्य सदिश, फिर इकाई सदिश देख के हाली हाली खत्म करते हैं बाबू लोग। चलिए यहाँ देखिए शून्य सदिश, शून्य सदिश आप लोग इसमें लिख लीजिए ऐसा सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण से जिसका परिमाण जीरो हो, जिसका परिमाण का हो, जिसका परिमाण शून्य हो, जिसका परिमाण शून्य हो और दिशा स्वेच्छ हो। का हो, स्वेच्छ। स्वेच्छ कहने का मतलब है ना कि दिशा का कोनो आता पता नहीं, दिशा कोनहू हो सकता है, तो शून्य सदिश उसको कहते हैं। मतलब दिशा ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसमें लिखिए दिशा ज्ञात नहीं किया जा सकता। हो गया। दिशा स्वेच्छ हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। हो गया। जैसे देखिए बिंदु सदिश, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए आप लोग लिख लेंगे, एग्जाम्पल के लिए लिख लेंगे एगो ये बिंदु, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, बिंदु। इसका संकेत होता है, लिख लीजिएगा, इसका संकेत आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। संकेत होता है आपका जीरो के ऊपर है वेक्टर, ठीक है ना, जीरो के ऊपर क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा। तो बिंदु सदिश देखिए एगो बिंदु है, हल्का सा बिंदु, कलम पे बिंदु, मतलब कॉपी पे एगो बिंदु खींच दीजिएगा, ऐसे बिंदु खींच दीजिए, पार दीजिएगा। तो बिंदु का परिमाण क्या होगा, परिमाण नगण्य, परिमाण होगा एकदम बहुत नगण्य होगा। तो परिमाण लगभग कह सकते हैं क्या है, जीरो है। और उस मान लीजिए यह बिंदु है, तो इस बिंदु का दिशा कभी एने हो सकता है, कभी एने हो सकता है, एने हो सकता है, एने कहीं भी हो सकता है। हमको डिफाइन नहीं है, क्या है, हमको डिफाइन नहीं है कि इसका दिशा काने होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि शून्य सदिश का परिमाण जीरो होता है, लेकिन दिशा स्वेच्छ होता है, अपने मन से कहीं भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग शून्य सदिश। यह हो गया। आप लोग इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। शून्य सदिश के बाद हम लोग आते हैं मापांक, ठीक है ना। मापांक देख लेते हैं सदिश का मापांक कैसे निकालेंगे, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सदिश का मापांक, सदिश का मापांक, सदिश का मापांक देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। यदि कोई सदिश, चाहे यदि कोई वेक्टर का है, वेक्टर ए है, यदि कोई सदिश ए है तो इसके मापांक को, तो इसके मापांक को क्या करते हैं, मॉडुलस, ठीक है ना। ये आपका मोड है, यह जो आप लोग दोनों पाई देख रहे हैं क्या है, मोड है। तो मोड के अंदर क्या लिखे हैं, वेक्टर ए। या तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, या ओनली आप लोग ए लिख सकते हैं। देखिए यदि आप लोग वेक्टर मतलब ए के ऊपर ये चिन्ह लगाते हैं तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए, ठीक है ना। और यदि आप लोग छूटा खाली ए लिखते हैं तो यह बताता है कि आपका वेक्टर ए का क्या है, परिमाण है। एक लाइन में क्लियर। यदि आप लोग छूटा ए लिखते हैं तो यह बताता है कि वेक्टर ए का परिमाण है। यदि आप लोग ए के ऊपर तीर लगा देते हैं तो इसको पढ़ते हैं वेक्टर ए, मतलब सदिश ए। तो मॉडुलस ए या ए से सूचित करते हैं। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे बाबू लोग यहाँ देख लीजिए,
कि मान लीजिए कि हम यहाँ लिखते थे ए बी वेक्टर, ठीक है ना, ए बी वेक्टर लिखते थे ना, तो ए बी का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए ए बी हो जाएगा ना। मान लीजिए कि हम वेक्टर ए का मोड निकालेंगे, मोड तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मान लीजिए कि वेक्टर बी का मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मान लीजिए आप परिमाण हमेशा धनात्मक राशि होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्या होता है, धनात्मक राशि। यानी हम लोग माइनस ए बी का, ठीक है ना, माइनस ए बी का भी मोड निकालेंगे ना बाबू लोग, तो हमारा ए बी ही आएगा। माइनस बी का भी हम लोग मोड निकालेंगे ना तो ओनली हमारा क्या आएगा, बी आएगा। मतलब कहने का मतलब है, आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, यहाँ लिखने की जगह नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि किसी भी सदिश का मापांक चाहे किसी भी सदिश का परिमाण हमेशा धनात्मक राशि होता है, हमेशा। यानी किसी भी सदिश का जो परिमाण होता है वह आपका क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा धनात्मक राशि होता है। तो आप लोगों को इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा बता दिए हैं, सामान्य सदिश, विपरीत सदिश, मापांक पूरा बता दिए हैं। अब यहाँ से देखिए बचा है एकांक सदिश, मतलब इकाई सदिश, और उसके बाद हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे, आप परिमाण कैसे निकालेंगे और दूसरे वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आज का क्लास कैसा लगा। मिलते हैं इसके पार्ट 2 में, बहुत ही जल्द 5 से 6 वीडियो में क्लास को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।